हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ कन्यादान, जिसके रचयिता हैं ऋतुराज जी, इस पाठ के भावार्थ को समझेंगे। इस पाठ में ऋतुराज जी ने स्त्री के परंपरागत स्वरूप से कुछ हटकर भाव इस कविता में बताए हैं और इस कविता के माध्यम से वह ये भी कहना चाहते हैं कि स्त्री के जिस स्वरूप को, जिसे सामान्यतः समाज में कहा जाता है कि स्त्री कोमल होती है, कहीं ना कहीं उस भाव में उसका उपहास भी उड़ा दिया जाता है। जैसे कि हम सब लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि क्या स्त्री की तरह आंसू बहा रहे हो, क्या स्त्री की तरह रो रहे हो, धो रहे हो, मतलब कि यह स्त्री को कोमलता के नाम पर उसे कमज़ोर भी कहा जाता है। ऐसे ही कुछ भाव इस कविता में है। इसी के साथ साथ कवि यह भी कहना चाहते हैं कि बेटी और माँ, इनका संबंध सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ होता है एक दूसरे में। वह बहुत एक दूसरे के साथ बहुत निकट होती हैं, क्योंकि माँ और बेटी सुख दुख की साथी होती हैं। वह अपनी सुख को, दुख को शेयर करती हैं। कहा भी जाता है ना कि माँ की सबसे अच्छी सहेली बेटी होती है और बेटी की सबसे अच्छी सहेली उसकी माँ होती है। कविता की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कवि कहते हैं कि उस माँ का दुख कितना सच्चा था जब वह अपनी लड़की को दान में दे रही थी। अर्थात विवाह के समय जो कन्यादान होता है, उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? लड़की कोई वस्तु नहीं होती जिसे यूं ही दान में दे दिया जाता है। वास्तव में उसकी महानता इसलिए है, वह इसलिए बड़ा कहा जाता है क्योंकि एक माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद वह किसी दूसरे परिवार में सारे जीवन के लिए अपनी पुत्री को भेजते हैं कि वह जाए और वहाँ पर रहे, उनकी जिम्मेदारियों को संभाले और उस परिवार में रच बस जाए। तो यह छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और उस समय हम लोग भी समाज में रह रहे हैं, हमने भी देखा होगा कि जब माता पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं तो वह कितने दुखी होते हैं। तो यह दुख कोई दिखावा नहीं होता है। कवि कह रहे हैं वास्तव में यह बहुत ही अंदर तक मन को हिला देने वाली तकलीफ होती है। आगे वह लिख रहे हैं, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि माँ को केंद्रित करते हुए लिख रहे हैं, क्योंकि पुत्री और माँ का संबंध बहुत निकटता का संबंध कहा गया है। वह एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियाँ होती हैं। इसलिए माँ को ऐसा लग रहा है कन्यादान करते समय कि जैसे उसकी पुत्री ही उसकी अंतिम पूंजी थी, जो उसने आज दान स्वरूप किसी दूसरे घर में किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी। आगे कवि लिखते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। क्या कहना चाहते हैं कि जैसे माँ यह सोच रही है कि अभी मेरी लड़की इतनी सयानी यानी इतनी होशियार नहीं है, इतनी समझदार नहीं है। और समझ व्यक्ति में कब आती है? जीवन के अनुभवों से सीख कर। तो चूंकि उसकी पुत्री की उम्र अभी बहुत नहीं है, तो माँ यह सोच रही है कि उसकी बेटी अभी इतनी सयानी नहीं हुई है, अभी इतनी भोली सरल है। अभी तो वह बहुत ही भोली है और सरल है कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पुत्री की माँ सोच रही है कि उसकी पुत्री को अभी विवाह के जीवन के सुख का ही आभास है, उसकी पुत्री को दुख बाँचना नहीं आता। अर्थात वह यह नहीं जानती कि विवाह के जीवन में सुख भी होता है और दुख भी होता है। अभी उसकी पुत्री को मात्र यह एहसास है कि विवाह के उपरांत सुख ही सुख होता है, लेकिन उसे इसका भी एहसास करना आवश्यक है कि इस जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश से मतलब, देखिए, जब हम लोग भी कहीं देखते हैं और उस समय अगर धुआं हो जाता है, धुंध आ जाता है, फॉग आ जाता है, तो हमको सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो वैसे ही वो अपनी पुत्री के संबंध में कह रही है कि उसकी पुत्री जीवन की जिस किताब को पढ़ने जा रही है उसमें धुंधला प्रकाश है। अर्थात सामने के जीवन का दृश्य उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अभी उसे जीवन में मात्र सुख ही सुख दिखाई दे रहे हैं, जीवन की वास्तविकता उसको नहीं पता है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से अर्थात क्या है कि जब हम कविता लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें हम तुक मिलाते हैं, है ना, एक ध्वनि मिलाते हैं, और जब हम उसे सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो वैसे ही वो अपनी पुत्री के संबंध में कह रही है कि उसकी पुत्री को विवाह के जीवन का आकर्षक पक्ष का तो ज्ञान है, जिसमें सब कुछ अच्छा होता है, सुख होता है, लेकिन इसी कल्पना के सुखों में वह भी जी रही है, उसको वास्तविक जीवन की अनुभूति नहीं हुई है। अगले पद में कवि लिखते हैं
कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। जैसे कि होता भी है सामान्य रूप से कि जब बेटी की विदा होती है तो माता पिता उसको कुछ सिखाते हैं, कुछ समझाते हैं कि आप यह ऐसे करना, ऐसे रहना, क्योंकि उनके पास जीवन का एक अनुभव होता है। तो माँ क्या कह रही है अपनी पुत्री से कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझ जाना, अर्थात कि बेटी तू दर्पण में, शीशे में अपने चेहरे को देखकर अपनी सुंदरता पर ही हमेशा प्रसन्न मत रहना। तुम्हारे ऊपर ससुराल की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और हम सभी ने जीवन में एक अनुभव किया है कि व्यक्ति की सुंदरता कुछ समय के लिए प्रिय हो सकती है, लेकिन व्यक्ति अपने गुणों से प्यारा लगता है, अपने कर्तव्यों से प्यारा लगता है। जब वो अपने कर्तव्य सारे निभाता है तो हर व्यक्ति लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सुंदर है पर जब हम उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं जीवन में और देखते हैं कि अरे इसके कर्म तो बहुत खराब है, तो फिर उसकी सुंदरता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। और यह भी संभव है कि हमने जीवन में देखा हो कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन जब हमसे मिले, हमने उसके साथ काम किया तो उसके गुण हमको बहुत प्यारे लगे और उसके बाद वह व्यक्ति हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। तो यहाँ पर भी माँ वही कह रही है कि तुम अपने दर्पण में अपनी सुंदरता पर मुग्ध मत हो जाना, तुम अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना। ग्रामीण क्षेत्रों में तो एक कहावत भी कही जाती है कि व्यक्ति का काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। चाम अर्थात चमड़ी, मतलब सुंदरता व्यक्ति की इतनी प्यारी नहीं होती है जितना कि उसके कर्म प्यारे होते हैं। अगली पंक्तियाँ कहती हैं कि आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो देखिए अगली पंक्तियों में माँ बेटी को बहुत महत्वपूर्ण सीख दे रही है और उदाहरण के साथ वह यह सीख दे रही है कि जैसे घर में आग होती है तो आग से हम खाना पकाते हैं, रोटियां सेकते हैं, सब्जी बनाते हैं, लेकिन आग का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें जलकर मर जाएं। तो वहाँ माँ यह कह रही है कि बेटा अपने कर्तव्यों को निभाना, जो तुम्हारे दायित्व हैं वो तुम सब निभाना, लेकिन यदि कोई तुम्हें कभी कोमल समझे, कभी कोई तुम्हें कमज़ोर समझे, तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार किया जाए, शोषण किया जाए, तुम्हारे अधिकारों से तुम्हें वंचित किया जाए, तो वहाँ पर खुलकर विरोध करना तुम्हारा काम है। अगली पंक्तियां हैं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आगे माँ अपनी पुत्री को सीख दे रही है कि वस्त्र और आभूषण जो हैं तुम इनकी चमक दमक में ही मत खो जाना, यह स्त्री जीवन के लिए बंधन है। अर्थात अपने आप को बाहरी तौर से सुंदर दिखाने के लिए ही प्रयास मत करती रहना, अपने आप को भीतर से भी सुंदर और मजबूत बनाने का प्रयास तुमको करना है। अंतिम पंक्तियां हैं कविता की कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है ऋतुराज जी ने कि लड़की से माँ कह रही है कि तुम लड़की तो होना, अर्थात जैसे कि लड़की के जो गुण होते हैं, प्रेम होता है, सहृदयता होती है, सबके लिए सहानुभूति होती है, सहकार होती है, तो ऐसे जो गुण लड़की के होते हैं वो तो सब तुम अपने अंदर रखना, लेकिन इसी के साथ साथ लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात कि जो लोगों का मानना है कि लड़की कमज़ोर होती है, स्त्री कमज़ोर होती है, तो ऐसा कभी मत मानना। तुम लड़कियों के गुणों को तो धारण करना, पर लोगों की जो एक मान्यता है कि कोमल है और कमज़ोर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने आप को मजबूत बनाकर चलना। तो यहाँ पर हमारी इस कविता के भावार्थ पूरे हुए। मैंने आप लोगों के लिए इसी कविता से जुड़े हुए कुछ शब्दार्थ भी लिख दिए हैं, क्योंकि इसमें इस पार्ट में पुस्तक में शब्दार्थ नहीं दिए हुए थे, और जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, उसके भावार्थ को समझते हैं, तो शब्दार्थ बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने शब्दार्थ भी लिख दिए हैं और इसके भावार्थ को आपको कॉपी में कैसे नोट करना है ये भी आपके लिए तैयार कर दिया है। तो आप सभी लोग अपना भावार्थ अपनी कॉपी में भी लिख लें, उसको पढ़ भी लें, वीडियो को अच्छे से सुन लें, और बहुत जल्द अगले वीडियो में मैं आपके लिए इसी पार्ट के प्रश्न उत्तर भी लेकर आने वाली हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको चैप्टर समझ में आया, और यदि कहीं कोई डिफ़िकल्टी है या आप चाहते हैं कि वीडियो को कुछ और भी इस तरह से बनाया जाए, तो अपने सजेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कर दीजिए। और अगर ऐसा लगता है कि हमारे फ्रेंड्स को भी हम मदद कर सकते हैं, तो ये अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी इस पार्ट को समझ सकें। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू बच्चों।